Hey everyone, welcome back to another episode of Better Call Call, and we have got Siddharth Call with us. Siddharth bhai, welcome to the show. Welcome back. कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। थोड़ी तबीयत नासार है, सॉरी, बट फिर भी वी विल ट्राई टू डू एज गुड एज पॉसिबल। That's the best sportsman spirit any sportsman can have. And Vinamra and Rishit are also there with me. कैसा लग रहा है भाइयों? पहले एपिसोड निकल गया, काफी लोग बात कर रहे थे. भाई सिद्धार्थ भाई की भी तबीयत नसार है। वहां पे चेन्नई सुपर किंग्स की भी तबीयत नसार है और बहुत सारी टीम्स हैं जिनकी तबीयत नसार है, तो आज उसके बारे में ही बात करेंगे। और सिद्धार्थ भाई से तो अब भाईचारा बन गया यार। अब तो बिल्कुल ऐसे खुले खुले क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि बहुत सवाल आ गए हैं। जितना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे ज्यादा हमें इस बार सवाल मिले हैं, तो सिद्धार्थ भाई थोड़ा सा इस बार जरूर जरूर सिद्धार्थ जरूर, सिद्धार्थ भाई के डेफिनेटली। जो आंसर भी थे लास्ट वाले में फिलोसफिकल थे, डीप थे, एनालिटिकल थे, काफी अच्छे खासे। तो आज भी वही अच्छा लग रहा है। ये बिल्कुल खुल गए अब तो सिद्धार्थ भाई, तो मजा आने वाला है आज के एपिसोड में भी। हाँ, ये विनम्र को ज्ञान मिल गया होगा बहुत सारा छोटी उम्र में. चलो, हाँ, फिंगर्स क्रॉस। ये और होपफुली कोई ना कोई बेटर जाएगा अपनी लाइफ में, तो फिर अच्छा करेगी। ओके, तो पहला सबसे पहला सवाल सिद्धार्थ भाई आलोक रत्नानी का है बैंगलोर से कि आपने यू हैव शेयर्ड ड्रेसिंग रूम विद लेजेंडरी बॉलर्स लाइक डेल स्टेन, भुवनेश्वर कुमार इन एसआरएच. तो व्हाट हैज बीन योर लर्निंग फ्रॉम देम एंड व्हाट हैज बीन योर एक्सपीरियंस? पहले तो थैंक यू सो मच कि इस क्वेश्चन के लिए, और डेफिनेटली काफी ज्यादा अच्छी लर्निंग थी उनके साथ। एक तो स्पेशली उनका जो थंब रूल एज अ बॉलर ये रहता था कि बेसिक पे बहुत ज्यादा वर्क करते थे। कभी भी ये नहीं होता था कि जो मैं करता हूँ वही तुम करो, कभी ये नहीं बोलते थे। वो हमेशा ये कहते थे कि जो आपकी आमरी में जो भी आपकी क्वालिटी है, जो भी आपके पास वेरिएशंस है, या फिर आपके पास जो भी आपके पास पेस है, उस चीज पे आप वर्क करो, रादर देन आप ये सोचो कि नहीं मैं डेल स्टेन की तरह बन जाऊं, मैं भुवनेश्वर कुमार की तरह बन जाऊं। सबसे बड़ी चीज वो थंब रूल रहता था उनमें। और हमेशा उनसे काफी काफी चीजें सीखने को मिली कि डेथ ओवर में कैसे बॉलिंग डालनी है, या स्टार्टिंग में जब नया बॉल हो तो कैसे डालनी है। पर मेरे को जब मिलता था, एज अ मैं अपने बारे में बात करूं, तो मैं ज्यादातर डिफिकल्ट ओवर्स में ही मेरे को बॉलिंग के लिए मिलता था, जो एसआरएच ने मेरे लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट में रहे। और उसी कारण मैं वर्क करता था डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके, कि जब दोबारा मेरे को आईपीएल एसआरएच के लिए खेलना है, क्योंकि उनके लिए मैं 7 साल खेला, तो मैं वही ओवर्स डालता था डोमेस्टिक क्रिकेट में जो ओवर मेरे को एसआरएच सोच रही होती थी डलवाने के लिए। और डेल स्टेन के साथ जब सिद्धार्थ भाई शेयर कर रहे थे आप ड्रेसिंग रूम या फिर जब भी आप खेलते थे, तो क्या अप्रोच थी या वो क्या प्रैक्टिसेस थी जो इंडियन बॉलर और जो ओवरसीज बॉलर्स को अलग बनाती है वहां पे? मेरे हिसाब से कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं थी यार, क्योंकि हमेशा यही रहता था कि जो बेसिक ऑफ क्रिकेट है, बेसिक ऑफ बॉलर्स है, वो चीज पे बहुत ज्यादा वो स्ट्रिक्ट रहते थे। टॉप ऑफ स्टंप पे गिरना, यॉर्कर्स कैसे यूज करना विद द एंगल्स या वाइड एंगल से, जब यॉर्कर फेंकना है तो बाहर गिरने के लिए, बाहर यॉर्कर गिरने के लिए बेनिफिट हो जाता है। जब आप क्लोज टू द स्टंप्स आओगे तो स्टंप्स में गिरने के लिए आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। उसी को अगर मद्देनजर रखेंगे तो स्लोअर बॉल्स के लिए भी वो एंगल्स यूज करते थे। जब बाहर स्लोअर फेंकना है तो वाइड ऑफ द क्रीज से फेंकते थे। जब कभी कभार स्टंप्स से थोड़ा, मतलब पांचवें छठे स्टंप में डालना है, तो स्टंप्स के बीच में से बॉल डालते थे। और जब सोचते थे कि उसको लेग स्टंप पे खिलाना है, स्लोअर बॉल को अगर हिट बजवानी है कि वो मिस कर जाए वो हिट, तो क्लोज टू द स्टंप्स आके बॉल डालते थे। तो ये चीजें छोटी छोटी टेक्निक्स मैंने हर बॉलर से, जितने भी एसआरएच में बड़े दिग्गज बॉलर रह चुके हैं, जो भी आए थे, उनसे मैंने ये खुद भी देख के ऑब्जर्व करके मैंने अपनी आमरी में डाला, और बात करके भी। बिल्कुल बिल्कुल। सिद्धार्थ भाई, सवाल है संचित का जम्मू से। वो पूछ रहे हैं मुंबई इंडियंस ने अभी एक नया तीर निकाला है अपने पवेलियन में से, अपने ड्रेसिंग रूम में से, अश्विनी कुमार, हम्म लेफ्ट आर्मर। हम्म व्हाट मेक्स अश्विनी कुमार स्पेशल? अश्विनी कुमार को तो मैं बहुत, जब उसने स्टार्ट करी थी क्रिकेट तब से जानता हूँ, क्योंकि पंजाब से ही खेलते हैं वो इतने सालों से आते हुए। पर अनफॉर्चुनेटली उसके साथ क्या होता था कि जब भी सीजन आता था या सीजन के बीच में उसको इंजरीज आ जाती थी। एक होता है ना, कोई प्लेयर बड़ा मेहनत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर अनफॉर्चुनेटली उसकी इंजरी आ जाती है। पर इस साल उसका थ्रू आउट सीजन अगर जो गया है डोमेस्टिक क्रिकेट का, वो ऊपर नीचे रहा है, पर उसको चांसेस इतने नहीं मिले, पर वो फिट रहा। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मेरे को जो रहा,
और जो मेरे को बात कहीं से पता चली कि पहले सीएसके में ये नेट बॉलर गया था, तो नेट बॉलर से हटवाया क्या बोलते हैं अपने मुंबई इंडियंस ने, क्योंकि वो ढूंढ रहे थे कुछ प्लेयर्स को कि जो इफेक्टफुल रहे उनकी पिचेस पे। और उसको डोमेस्टिक क्रिकेट में कई जगह उन्होंने देखा, जैसे शेर पंजाब हमारा बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है, उसमें उसने डिफिकल्ट ओवर्स डाले, जिन ओवरों में जैसे कहते हैं कि 6 बॉल 7 रन चाहिए, उसने वो डिफेंड करके टीम को जिताया। कई कई जगहों पे 6 बॉल पे 10 रन चाहिए थे, वो जिताए। तो वो जो जब एक्स फैक्टर ढूंढ रहे होते हैं एज अ डोमेस्टिक बॉलर, तो वो अश्विनी ने चीज करी। और मेरे को हमेशा ये बिलीव रहा है उसकी मेहनत जो वो करता रहा है और डेडिकेट जितना रहा है। अनफॉर्चुनेटली कई कई बार क्या होता है, लक फैक्टर बहुत बड़ी चीज पे ऑफ करती है, पर उसके लिए ये लक फैक्टर अब जाके मिला है, जो उसकी एक तो पेशेंस, इतने टाइम से कभी इन एंड आउट हो रहा था और इंजरीज के साथ जूझ रहा था, फिर अब जब उसको पे ऑफ हुआ तो उसने उस चीज का पूरा दोनों हाथ से पकड़ के उसने परफॉर्मेंस करने की सोची। बहुत बढ़िया। मतलब तो हम कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये बॉलर भी शायद से हमें इंडियन क्रिकेट टीम में दिखे, जिस हिसाब से अगर फिटनेस रहती है। जी बिल्कुल, डेफिनेटली है कि जब यंग प्लेयर परफॉर्म कर रहा होता है, उसके पास टाइम होता है लंबे पीरियड में आपके लिए परफॉर्म करने के लिए, आपके लिए खेलने के लिए। तो अभी तो जस्ट उसकी जर्नी स्टार्ट हुई है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो पिक होंगे या नहीं होंगे, पर अगर होंगे तो डेफिनेटली पंजाब को बहुत फायदा होगा और इस लड़के को भी फायदा होगा। और मुंबई इंडियंस हमेशा खासियत रहे है, उनका जो स्काउट है वो डोमेस्टिक प्लेयर्स को बहुत अच्छी तरह ढूंढ के लेके आता है। और उनकी टीम्स में होगी, जैसे उनकी टीम में होगी, सीएसके में होगी, ये सारी टीमें बहुत डोमेस्टिक प्लेयर को ढूंढ के लेके आती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी सही बात है। सिद्धार्थ भाई, अगला क्वेश्चन है सन्याम का। वो पूछ रहे जी हैं कि अभी तक चेन्नई सुपर किंग्स की जैसी परफॉर्मेंस रही है, 3 मैचेस खेले हैं, 2 हार गए हैं, 1 ही जीते हैं, क्या आपको लगता है कि इस साल क्वालिफाई करेगी प्लेऑफ्स के लिए चेन्नई सुपर किंग्स, जिस तरह की इनकी अभी परफॉर्मेंस चल रही है फिलहाल? डेफिनेटली वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेगी, मेरे को कोई डाउटफुल नहीं है, क्योंकि उनके पास हर चीज पूरी टाइप से उनके टीम में है। एज अ मिडल ऑर्डर देख ले आप, एज अ लोअर ऑर्डर भी देखे जो जाके एक्सप्लोसिव खेल सकते हैं, या फिर टॉप ऑर्डर में जो प्लेयर्स है वो सारे प्लेयर, और एज अ बॉलिंग यूनिट भी देख लिया, एक्सपीरियंस प्लेयर भी है, यंग प्लेयर्स भी है, तो वो सारे मिश्रण सारा कुछ है। पर अभी इट्स टू अर्ली कि हम 3 मैच में ही हम ये डिसाइड कर देंगे कौन प्ले ऑफ में जाएगा या नहीं जाएगा। पर मेरा ये हमेशा मानना रहा है, लॉन्गर पिक्चर पे देखें तो आपके लिए अपने होम ग्राउंड में 7 मैचेस मिलते हैं, जो 7 या 8 मैच मिलते हैं। जब 7 मैच मिलेंगे उसमें से सीएसके एक अकेली टीम है जो हमेशा अपने होम ग्राउंड में 100% रिकॉर्ड लेके जाती है, पर अनफॉर्चुनेटली इस बारी नहीं जीत पाई। पर मेरा हमेशा यही मानना रहा है कि अगर सीएसके अपने होम ग्राउंड में जीतती रहती है तो वो क्वालिफाई कर जाती है इजीली। और इसी के साथ भी एक फॉलो क्वेश्चन यही है, फॉलो अप क्वेश्चन सिद्धार्थ भाई, कि अभी तक आपने देखा एमएस धोनी लास्ट मैच में 7 नंबर पे आए, उससे पहले 9 नंबर पे आए, तो आपको क्या लगता है एज एन एक्सपर्ट, किस नंबर पे आइडियली एमएस धोनी को बैट करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों का सवाल है। यार मेरा तो हमेशा मन करता है कि माही भाई थोड़ा ऊपर आके खेले, क्योंकि लोग भी देखना चाहते हैं, एज अ प्लेयर भी मैं देखना चाहूंगा, क्योंकि जब वो डेथ ओवर में बैटिंग करते हैं या फिर मिडल ओवर में बैटिंग करते हैं, वो डिफरेंट वे जोन होता है उनका प्ले करने का, कि मतलब डेथ में अलग बैटिंग करते हैं और जब मिडल ओवर में होते हैं वो सिंगल डबल खेलना है और उसमें से ही एक चौका मार देना। वो लंबे शॉट नहीं खेलते तब तक जब तक वो डेथ ओवर में नहीं आते। पर फिटनेस का एक बहुत बड़ा है, क्योंकि पिछले साल उनका नी का ऑपरेशन हुआ था, अभी भी वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, इतनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेल पाते वो थ्रू आउट सीजन में। तो वो जो फ्लेमिंग ने कहा है कि उनके नी के कारण उनको थोड़ा नीचे दिया जा रहा है, कि आखिरी के 3-4 ओवर ही खेले जिसमें वो एक्सप्लोसिव कर सके। पर कई कई बारी एज अ टीम मैं ये मेरे को समझ लगता है कि वो टाइम निकल जाता है टीम का, कि जब आपको एक प्लेटफॉर्म एक बंदे को देना होता है, तो उसके लिए आपको फाइंड इट आउट करने पड़ेंगे कौन से प्लेयर खड़े रहेंगे जो माही भाई को वो प्लेटफॉर्म देंगे, कि अगर जैसे चाहिए 18 बॉल 50 रन चाहिए तो माही भाई होंगे तो वो जिता देंगे। हाँ,
18 बॉल आप 60-70 कहोगे तो वो कभी कभार होगा, पर अब जिस जोन में है माही भाई उसके कारण मैं ये कह सकता हूँ कि ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। पर जब भी वो उतरते हैं एक करिश्मा करते हैं, जब भी उन्होंने बैटिंग करी है अभी पीछे 2-3 मैचों में जब भी आया है, तो डेफिनेटली देख लीजिए 13 बॉल 30-32 रन बना दिए थे उन्होंने, हार गए थे आरसीबी के अगेंस्ट, पर फिर भी उन्होंने अपना तो एक कहते हैं ना जलवा दिखाना बॉस का, वो जलवा जरूर दिखाया उन्होंने। और बिल्कुल। अंकुर का एक सवाल है सिद्धार्थ भाई, ये तो आप बहुत अच्छे से समझ भी पाओगे, बता भी पाओगे हमें एसआरएच का है कि ये भी कि डू यू थिंक एसआरएच इज नॉट प्लेइंग द सिचुएशंस बट द फॉर्मेट, एवरी मैच दे आर ट्राइंग टू गो बिग रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन एंड कंडीशंस। और इसी चीज में सिद्धार्थ भाई की कई बार हो रहा है ना कि ऐसा हम सभी को फील हो रहा है कि 300 का टारगेट लेके चल रही है एसआरएच की टीम और अब तो 200 भी नहीं बना पा रही है। टॉप ऑर्डर अगर नहीं चल रहा तो मिडिल ऑर्डर भी कभी कभी ऐसा हो रहा है कि वो भी फंबल कर जा रहा है। तो आपको लग रहा है कि वो 300 इतना ज्यादा दिमाग में है सबके एसआरएच के टीम में कि वो नॉर्मली क्रिकेट जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग नहीं खेल रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा मेरे को कि नॉर्मल सिचुएशन के हिसाब से वो नहीं खेल पा रहे। आप देखोगे अनफॉर्चुनेटली अभिषेक शर्मा रन आउट हुए एक मैच में, डाउन द लेग अपना ईशान किशन आउट हो गया। तो जो टॉप ऑर्डर है अनफॉर्चुनेटली एरर से आउट हुए, पर उनका मेन एम यही है कि अटैकिंग खेलना। अगर वो अपनी गेम से हट जाएंगे तो वो जो खौफ जो डाला हुआ है, जो उनका इम्पैक्टफुल डाला हुआ है, वो चीज हट जाएगी। तो अगर वो आप देखें, आप कह रहे हैं कि उन्होंने 191 बनाए, पर आप देखो स्ट्रगल भी करा तब भी 191 बना दिए। कई टीमें जब स्ट्रगल करती है वो 160 170 पे ऑल आउट हो जाती है, पर इन्होंने स्ट्रगल करते करते भी 191 बना दिए। तो आप सोचिए जिस दिन वो ऊपर वाले एक्सप्लोसिव प्लेयर्स अटैक करेंगे या अपने जोन में होंगे, उनके बैट पे बल्ले पे लगी, कोई मिस्टेक्स नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, तो डेफिनेटली वो आके अपना कुछ अलग परफॉर्मेंस कर देंगे। और जो हम सोच रहे एज अ व्यूअर कि 300 रन बनेगा इस साल आईपीएल में, तो वो डेफिनेटली एक मैच में हो जाएगा। कि मेरा ये नहीं मानना कि कंडीशन के हिसाब से नहीं खेल रहे या फिर वो नहीं खेल रहे। इट्स ऑल अबाउट कि सम टाइम कई चीजें आपके फेवर में क्लिक हो जाती है, कई चीजें आपके फेवर में नहीं क्लिक हो पाती। तो मेरा हमेशा ये मानना है कि एसआरएच एक ऐसी टीम है जिसके लिए बैट्समैन इतने ज्यादा तगड़े हैं कि बॉलर्स उनसे खौफ खाते हैं। वो चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके वो आउट हो जाए, चाहे वो सिली मिस्टेक करके आउट हो जाए, पर वो आउट हो जाए। भाई ये तो जनरली सबका ही रहता है, मैं बिल्कुल एग्री करूंगा। बट टू अर्ली सिद्धार्थ भाई, ये क्वेश्चन मेरा भी है और विष्णु का भी है कि दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, पंजाब किंग्स बहुत अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं। इन तीनों टीमों में से किस एक टीम का आपको लग रहा है कि सबसे ज्यादा चांस है इस बार आईपीएल जीतने का? अभी बहुत अर्ली है बट स्टिल अगर एज अ प्लेयर आपको सोच लो। पंजाब किंग्स। और रीजन? रीजन उनके पास भी जो मैंने पहले बोला कि उनके पास स्पेशली हर चीज उन्होंने बहुत अच्छी मॉडिफाई करके एक टीम यूनिट बनाई है, जिसमें आपके पास जो रिजर्व प्लेयर भी है वो भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, और जो खेल रहे हैं वो तो है ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो आप अगर आप बॉलिंग की बात करेंगे, अर्शदीप है, उसके साथ मेरे ख्याल से युजवेंद्र चहल बहुत चहल है, डाल रहे हैं, अपना ऑफ स्पिनर वो मैक्सवेल, डाल मार्को मैक्स। एंसन। हाँ, तो मतलब आप ये देखिए कि कई इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं कि जिनको आप किसी भी टाइम पे लगाएंगे तो वो विकेट निकाल के दे देंगे। कभी भी ये नहीं होगा। आपने देखा होगा जो मैच एलएसजी के साथ हुआ उसमें अर्श आया, उनकी टीम बहुत अच्छा खेल रही थी, एकदम आके एक एक छक्का लगा, पर नेक्स्ट बॉल उसने आउट कर दिया उस प्लेयर को। तो वो एक बॉलर की आमरी होती है और एक स्पेशलाइजेशन होती है कि यार ये बॉलर लगाऊंगा तो ये मेरे को ब्रेक थ्रू दिलवा देगा। वो 12वां ही ओवर था जिसमें अर्शदीप ने आके वो विकेट दिलवाई और वो सिनेरियो चेंज करा दिया टीम का। एकदम एलएसजी प्रेशर में आ गई कि क्या कैसे स्कोर करना है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है टीम की। और अगर बैटिंग एस्पेक्ट से देखेंगे, उन्होंने अपना प्लेयर अभी खिलाया वडेरा, निहाल वडेरा, वो उसने इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेल दी। तो ये चीज आप तभी कर सकते हो जब आपकी जो बेंच स्ट्रेंथ हो वो बहुत स्ट्रांग हो,
और ऊपर से जो प्लेइंग कर रहे हैं वो इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, तो आप गैम्बल खेल सकते हैं कि किसको कब डालना है, किस टाइम पे। तो वो चीज मेरे को ऐसा लगता है किंग्स 11 के हक में है इस बारी। पंजाब किंग्स हो गई अब तो वैसे, बट जी आपके लिए किंग्स 11, हमारे लिए भी किंग्स 11, क्योंकि हम भी जी आईपीएल जी स्टार्टिंग से ही फॉलो कर रहे हैं। जी बिल्कुल जी। सही। सिद्धार्थ भाई, अगला क्वेश्चन है शुभम से। और हम जानते हैं कि ओबियसली सनराइजर्स हैदराबाद तो आपके दिल के करीब है ही आईपीएल में, पर सनराइजर्स हैदराबाद को छोड़ के आपकी फेवरेट आईपीएल टीम कौन सी है और क्यों? मेरी दो टीमें मैं कह सकता हूँ। एक तो सीएसके, बिकॉज ऑफ माही भाई, बिकॉज ऑफ द वे ही मेक्स प्लेयर टू प्ले देयर ओन गेम, वो चीज। और दूसरी मेरे को मुंबई इंडियंस लगती थी, मतलब लगती है, और वो इसलिए थी रोहित भाई के लिए। क्योंकि रोहित भाई के लिए मेरे को इसलिए पसंद थी क्योंकि जो एक वो कहते हैं ना, एक बंदा जो बड़ा मस्त मौला होता है, तो वो चीज मेरे को रोहित भाई को देख के मजा आता है। और वो चीज सीखने में और वो चीज अडेप्ट करने में आपकी बॉलिंग में एक अलग चीज ले आती है, जो आपने देखा होगा अश्विनी के साथ हुआ। मतलब आरसीबी नहीं पसंद आपको? ऐसा नहीं कह सकता कि आरसीबी पसंद है या नहीं पसंद। हाँ, इफ आई से फॉर फैन बेस और इफ आई से फॉर विराट कोहली ओनली, यस डेफिनेटली आई लव आरसीबी, क्योंकि विराट जैसा प्लेयर ना आया है ना कभी आएगा आने वाले में। डेफिनेटली रिकॉर्ड्स टूटेंगे, पर उसके जैसा हंग्री टू विन, हंग्री टू बी ऑन टॉप, हंग्री टू बी समथिंग, कि मतलब यार मेरी टीम कहीं ना कहीं पहुंचनी चाहिए, चाहे मेरा छोटा से छोटा प्लेयर हो चाहे बड़े से बड़ा प्लेयर हो। जो सपोर्ट वो देता है उसके जैसा नहीं दे सकता। तो आई फील लाइक कि इफ यू से बीइंग लव एंड प्लेइंग फॉर समथिंग, इट्स डिफरेंट। बीइंग लव, या डेफिनेटली आरसीबी। और मेरी फेवरेट टीम एमआई सीएसके है अदर देन एसआरएच आपकी। यस यस, डेफिनेटली। ओके, एक और फेवरेट क्वेश्चन है, मेरे को लग रहा है सभी लड़कों का तो स्पेशली है, जो ऋत्विक ने पूछा है फ्रॉम भुवनेश्वर। हाउस काव्या मारन एज अ पर्सन, और वो इंटरव्यूज एंड पब्लिक अपीयरेंसेस के लिए क्यों नहीं आते हैं? सिद्धार्थ भाई क्यों नहीं आते हैं, बताओ। ये काव्य, मेरे हिसाब से काव्या से ही पूछना पड़ेगा। पर एज अ पर्सन इफ आई से, इतने सालों में हम मतलब जब बातचीत भी हुई है, शी इज वेरी नाइस गर्ल। मतलब बहुत अच्छी तरह बात करती थी, कभी ऐसा नहीं लगा कि आई एम टॉकिंग टू ओनर। शी ऑलवेज आस्क कि कैसा है, कैसा चल रहा है, हाउस फैमिली, हाउस एवरीवन, शी ऑलवेज डू दैट। तो मेरे को कभी ये नहीं लगा, क्योंकि कभी कभार मैम से, जो उनके मदर है, उनके साथ मेरी इंटरेक्शन ज्यादा हो जाती थी। क्योंकि जब मैं साईं बाबा मंदिर वहां पे हैदराबाद में जो है नजदीक में अपने होटल के पास, तो वहां पे मैं मत्था टेकने हमेशा जाता था मैच से पहले, या फिर हर रोज जब मैं जाता था, मैच भी नहीं होता था तो मैम जरूर वहां पे मेरे को टकर जाते थे सुबह सुबह। तो डेफिनेटली उस चीज से मेरा उनके साथ ज्यादा अच्छा बॉन्ड रहा है। तो काव्या के साथ भी मतलब इतनी ज्यादा बातचीत नहीं हुई, पर वॉट एवर द टॉक्स वी हैव, it was very good interaction. पर appearance about being into some talk show or maybe something else, I don't know what, it must be a personal reason। तो उस चीज के लिए मैं नहीं, मेरे ख्याल से आप उससे पूछोगे तो वो ज्यादा बेटर आंसर दे पाएगी। नंबर भेज दो, मैं पूछ लूंगा। हाँ, मेरे पास होता तो मैं डेफिनेटली देता। सिद्धार्थ भाई, बट हम देखते हैं कि कुछ कुछ टीम ओनर्स होते हैं, जैसे काव्या जैसे टीम ओनर्स होते हैं जो बहुत पैशनेट है क्रिकेट को लेके। जी कुछ ओनर्स होते हैं जैसे शाहरुख खान है, कि वो ज्यादा क्रिकेट में इन्वॉल्व नहीं है बट अपने प्लेयर्स का बहुत ध्यान रखते हैं, उनको केयर टेक करते हैं। बट कुछ ओनर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व भी होते हैं, जो पैशनेटली दिखता भी है, और कभी कभी ओपनली डांट भी देते हैं, जो नहीं डांटना हम्म चाहिए एक प्लेयर को, जैसे लास्ट सीजन हम्म हुआ था। डू यू हम्म थिंक कि ये ओनर्स का जो डिवीजन है ये सही है, या जो किसी ने एलएसजी के ओनर ने या किसी टीम के ओनर ने किया वो सही था उस टाइम पे? यार, मैं किसी के पर्सनल जो एजेंडे है और जो थॉट प्रोसेस है और जो उनकी थिंकिंग है, मैं उस पे कमेंट इन चीजों पे नहीं कर सकता। क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये उनका थॉट प्रोसेस है, उनका एस्पेक्ट है कि वो क्या सोच रहे हैं। एज अ प्लेयर को मैंने ओन कर लिया है, या फिर मैं उस प्लेयर को कुछ भी जाके कुछ कह सकता हूँ। इफ यू वांट टू आस्क एज अ पर्सन, अगर मेरी टीम होएगी तो मैं डेफिनेटली बात करूंगा, पर एक अकेले कमरे में जाके, रेदर देन ओपन स्पेस में, जहाँ पे
36 कैमरे लगे हैं, कहीं से भी कोई वीडियो बना सकता है। अगर आप डगआउट के पास है, किसी के पास कैमरा है, जैसे ऑडियंस बैठी है, तो वो कुछ भी आपका कंटेंट उठा सकते हैं कहीं से भी, क्योंकि 36 तो कैमरा है पहले तो इतने बड़े-बड़े, उससे ही नहीं छुपते तो लोगों के पास भी कैमरा है। अगर आप उनके पास खड़े हो और आप जो भी इंसिडेंट हुआ है भैया और उनके ओनर में, तो राहुल के और उसके बीच में, तो आई डोंट फील लाइक कि वो जरूरी था उस टाइम पे। मे बी बंदा बहुत ज्यादा चाहता था कि यार मेरी टीम जीत जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन में निकल सकती है कई चीजें। पर मेरा हमेशा ये मानना है कि यार कोई भी बात हो, अगर आपको गुस्सा हो, प्यार हो या कुछ भी हो, अंदर जाके आप उसको जाहिर कर सकते हो रेदर देन इतने लोगों के सामने। हाँ, इफ यू वांट सम टीआरपी और समथिंग, डेफिनेटली यू कैन डू ऑन स्क्रीन्स। बट एज अ प्लेयर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो एज अ प्लेयर आप इस चीज को कैसे हैंडल करते हो? क्या आपका व्यू पॉइंट रहता है कि मैं कैसे आगे इस चीज को लेके जाऊंगा? अगर मेरे को मेरे ग्राउंड के बीच में अगर कोई कुछ कह रहा होगा ऐसे, हाँ, प्लेयर प्लेयर कह रहा है, देन आई कैन टेक इट, बिकॉज वो पता है कि वो क्या चल रहा है। पर अगर कोई बाहर जो मतलब ओनर है या फिर कुछ भी है, कोई भी आके मेरे को एडवाइस दे रहा है, तो मैं उसको कहूंगा भाई अंदर जाके बात करेंगे, मेरे को इधर नहीं बात करनी। क्योंकि डेफिनेटली मेरे को चाहिए ही नहीं कि मैं आपकी बात को मैं कुछ रिएक्ट करूं, उधर से कुछ और रिएक्शन आए, तो 100 करोड़ जनता देख रही है, तो वो कुछ और टिप्पणी डाले और कुछ हो, तो डेफिनेटली आई कैन से दैट कि चलो अंदर आ जाओ, अंदर बात करते हैं, जो आपने कहना है मैं सुनूंगा, फिर जो मैंने कहना होगा वो आप प्लीज सुनिए। तो मेरा एक क्लियर फंडा है कि और 100% इसमें ट्रांसपेरेंसी इज इम्पोर्टेंट। और एक चीज और सिद्धार्थ भाई इसमें कि अभी भी हम देखते हैं कि ओनर इंटरवेंशंस होती हैं कि मैच के बाद डिस्कशंस हो रही हैं, ओनर बात कर रहे हैं कि भाई हाँ मैच कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ। एज अ प्लेयर जब आप उस स्पेस में होते हो जहां पे यू वुड एक्सपेक्ट कि एक कैप्टन एड्रेस करे या फिर एक कोच एड्रेस करे, क्योंकि उनका सेंस ज्यादा बनता है, बिकॉज दे वर वाचिंग द गेम, दे अंडरस्टैंड द गेम बेटर। लेकिन उस वक्त पे जब कोई ओनर या फिर वैसा इंटरवेंशन होती है, बीट एनी फ्रेंचाइज, किसी भी फ्रेंचाइज में हो सकता है, जो हमें कैमरा पे दिख रहा है वो है, बट क्या पता पीछे और भी ओनर्स कर रहे हो, तो एज अ प्लेयर डू यू थिंक कि वो सही है? बिकॉज एक दायरा होना चाहिए कि भाई ये सपोर्ट स्टाफ का काम है, ये कोचिंग स्टाफ का काम है, ये कैप्टन का काम है, एंड ये ओनर का आप काम है। बट आपके अगर वो बाउंड्री मिस होती है तो आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है कि आप जब कह रहे हैं कि जो अगर स्पेसिफिकली आपने स्पोर्ट्स कोचिंग लिया है, स्पोर्ट्स स्टाफ रखा है, एक फील्डिंग कोच रखा है, आपने फिजियो रखा है, ट्रेनर रखा है, वो लिखा है, वो आपको आके देंगे ना कि ये फीडबैक है जी हमारा, ये एंड ऑफ द सीजन हमारा ये फीडबैक है हर प्लेयर के लिए। तो अगर आप इंडल्ज हो जाओगे तो फिर आपने उन लोगों को पॉइंट ही क्यों करा? तो डेफिनेट फिर तो बेटर है कि आप ही चलाओ फिर टीम, रेदर देन बीइंग अ कोच को लेके आ रहे हो आप इतने बड़े बड़े, आप इतने बड़े बड़े फिजियो लेके आ रहे हो, आप इतने बड़े बड़े ट्रेनर्स लेके आ रहे हो, आप इतने बड़े बड़े बैटिंग कंसल्टेंट लेके आ रहे हो, आप मेंटोर लेके आ रहे हो, तो आप उनको क्यों लेके आ रहे हो? कि ट्रांसपेरेंसी हो, आप क्लियर बात कर सको, कि अगर आपको लगे कि लड़कों को ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप वो हेल्प आउट करो एज अ ओनर, रेदर देन गेटिंग इनटू cricket specific. That's the those are the things done by the sports staff or a player. It's not about owners. हाँ, ओनर बहुत बड़ा खेला हो, हिंदुस्तान के 100 टेस्ट मैच खेला हो, या फिर 100 वनडे खेला हो और वर्ल्ड कप 3-4 जीता हो किसी के भी कंट्री के, तो डेफिनेटली वो बंदा आके बोले तो फिर सुन लो। पर अगर जो ओनर्स का है, मेरा ये हमेशा मानना है कि डेफिनेटली आप जब खत्म हो सीजन, देन यू हैव टू टॉक। और मेरा सबसे बड़ी चीज मेरे को ये लगती है कि ओनर्स को बात करनी चाहिए प्लेयर्स से भी, रेदर देन कोचेस से तो बात करते ही करते हैं, वो प्लेयर से भी बात करें आफ्टर द सीजन। आपने छोड़ना हो, रखना हो, वो अलग चीज है, पर आप उनसे बात कीजिए कि आपको क्या लगा हमारी टीम में, क्या हम बड़ा कर सकते हैं, क्या बेटर हो सकता है, कैसे एज अ प्लेयर ग्रोथ कर सकते हैं, ये सारी चीजें। और आपका मेंटल हेल्थ कितना अच्छा था, आपको कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं हुई, तो ये ओनर्स कर सकते हैं, रेदर देन हम ये कहें कि या नहीं ये चीजें सिर्फ कोचेस करने चाहिए, या ये चीजें प्लेयर्स करनी चाहिए, या ये चीजें ओनर्स करनी चाहिए। कभी आपके साथ वैसे हुआ है काव्या, जब मतलब वो थी ओनर थी, कभी उन्होंने कुछ ऐसे इन्वॉल्वमेंट करी हो टीम मीटिंग्स में या टीम में कहीं किसी के साथ थोड़ा सा रूडली बिहेव किया हो? टचवुड यार, जितनी भी टीमों में मैं रहा हूँ,
मेरे को तो आज तक नहीं ना, मैंने नहीं झेला। हाँ, बाकियों ने किसी ने झेला होगा, वो उनकी किस्मत है, पर मेरे को ये लगता है कि मेरे को तो वो झेलने को नहीं मिला कि किसी ओनर ने आके वो कर दिया, क्योंकि एक सेल्फ रिस्पेक्ट का दायरा होता है कि बंदा सोचता है कि यार कहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए कि ना आप उसकी बाउंड्री में जाओ ना वो आपकी बाउंड्री में है। तो मेरा हमेशा यही मानना रहा है कि मैं हमेशा ऐसे रह चुका हूँ लाइफ में, अपनी अभी भी जो लाइफ जीता हूँ, कि मैं कभी वो बाउंड्री लाइन नहीं क्रॉस करता इन चीजों को लेके। बिल्कुल बिल्कुल, चलो ये ओनर्स वाली बात से मूव ऑन करते हैं, बात आते हैं क्रिकेट पे। सिद्धार्थ भाई, क्वेश्चन है विष्णु का ही फिर से एक बारी, और उनका पूछना ये है कि एसआरएच की जो हमने लास्ट 3 मैचेस देखे जिसमें से उन्होंने एक जीता भी है, अच्छे रन मारे थे, बट लास्ट 2 मैचेस से कोलैप्स हो रहा है। तो मूविंग फॉरवर्ड एसआरएच को ये चीज चेंज करनी चाहिए या फिर जैसे वो खेल रहे हैं वैसे ही खेलना चाहिए? मेरे हिसाब से अभी तो 3 ही मैच हुए, तो चेंज हम्म। करने का कुछ इम्पोर्टेंस नहीं लग रही, क्योंकि अगर पिछले साल आप देखें, पिछले 2 साल जो उन्होंने परफॉर्मेंस करा है, एक में फाइनल्स में पहुंचे, एक में मेरे ख्याल से सेमीफाइनल तक पहुंचे थे वो। तो वो जो टीमें इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, ज्यादा चेंजेस करेंगे तो फिर वो ना क्वालिफाई में पहुंचेंगे ना कुछ, आप वो नहीं चाहते अपनी टीमों के साथ हो। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से उनको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो सेम टेम्पलेट पे खेलें और अपने गेम को बैक करें। डेफिनेटली, तभी तो इसका नाम आईपीएल है कि कुछ अलग करके दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल। सिद्धार्थ भाई, अगला क्वेश्चन है श्रेयान का, और वो पूछ रहे हैं कि आपने विराट कोहली को ऑब्वियसली क्लोजली ऑब्जर्व भी किया है ओवर द इयर्स, क्या कोई डिफरेंस था बिटवीन अंडर 19 कैप्टन कोहली एंड सीनियर टीम कैप्टन कोहली? कोई डिफरेंस था दोनों में? हाँ, मेरे हिसाब से यही था, पहले हम बॉय थे, अब हम मैन बन चुके हैं। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि ये जो मतलब आर्ट मेरे टाइप्स। को, हाँ, कि मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी चीज ये हुई कि मैच्योरिटी लेवल बहुत बड़ा, एक हम्म। गेम को अंडरस्टैंड करने का थॉट प्रोसेस बहुत बड़ा, और उससे बड़ी चीज ये रही कि जो हेल्थ को लेके उसने जो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया पूरे वर्ल्ड में, अपना नाम बनाना, पूरे वर्ल्ड में ये दिखाना कि एक बंदा पहले चबी था, उधर से वो कैसे ट्रांसफॉर्म करा। उसने मेरे ख्याल से साल या 2 साल उसने कुछ जंक फूड नहीं खाया। जंक फूड तो अभी भी नहीं खाता, पर साल 2 साल उसने जंक फूड नहीं खाया, सिर्फ ड्राई फ्रूट्स फ्रूट्स ये सारी डिफरेंट डाइट्स पे वो रहा। उसने कट डाउन करा अपने, उसके कारण उसकी गेम में चेंज हुई, उसकी जो रिफ्लेक्सेस थे और बढ़ गए। पहले भी वो डाइवे मारता था, ऐसा नहीं था अंडर 19 में नहीं मारता था, पर वो चीज और ज्यादा दूर दूर की चीजें पकड़नी, और जो आपका माइंड फ्रेम होता है वो बहुत लाइट हो जाता है। तो ये चीज उसके पूरे ऑरे में चेंज हुई, और जब वो ऑरा बना एक, तो आप देखो कितना विशाल टाइप उसके नाम की तरह विराट बना, कि इतना बड़ा बना। और लोग, आप वर्ल्ड में चले जाओ कहीं पे भी, अगर जहाँ पे भी क्रिकेट होती है, विराट कोहली का नाम भी बोला जाता है, कि मतलब पहले सचिन सर का नाम लिया जाता था, अब लोग कहते हैं दिस जनरेशन ऑलवेज सेज अबाउट विराट कोहली। तो वो चीज राइट। उसने करा। एक मेरे को सवाल है इसी चीज से रिलेटेड सिद्धार्थ भाई। विराट कोहली अभी जिस एज में है 35 36 का जो एज आता है, एंड यू आर आल्सो अराउंड दैट एज नाउ, तो हम्म। एज अ क्रिकेटर क्या क्या चीजों पे उनको और फोकस करना पड़ रहा होगा, और वो क्या क्या चीजों से स्ट्रगल कर रहे होंगे जो सामने नहीं दिख रही हैं और वो सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस दिखती है, बट फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अभी क्या क्या उनको फील हो रहा होगा कि यार ये चीज अब थोड़ा सा कम हो गई है, बीट रिफ्लेक्सेस, बी इट बीइंग मोर स्विफ्ट, एक्टिव ज्यादा रहना पड़ता है बॉडी को लेके, खाने को लेके, मेटाबॉलिक रेट हो गया। मे बी आई फील लाइक कि उसकी रिफ्लेक्सेस और स्पीड और वो सारी चीजें तो सेम ही है, पर डेफिनेटली डाइट इज वाज द बिगेस्ट कंसर्न नाउ। क्योंकि एक आप जब व्हेन यू क्रॉस 30 और 32, देन द डाइट फॉर्मूला चेंज अ लॉट। क्योंकि आप अच्छा। थोड़ा सा भी खाओगे कुछ ऊपर नीचे वाला, द फैट कंटेंट गेट हायर, आप बहुत जल्दी फैटी होने लग जाते हो, यू बिकॉज क्या होता है कि आप जब स्पोर्ट्स खेल रहे हो और जब नहीं खेल रहे, तो मेटाबॉलिजी जो होता है वो स्लो डाउन हो जाता है, कि जब आप खेल रहे होते हो तो बहुत फास्ट होता है, तो वो बर्न आउट कर देता है आपका।
ठीक है, चाहे आप हैवी खाओ या लाइट खाओ, जैसे भी वो बर्न आउट कर देगा। जब आप स्पोर्ट्स इतनी ज्यादा नहीं खेल रहे, तो फिर आपका क्या होता है कि आपका ईटिंग पैटर्न तो वैसे ही रहता है, तो ईटिंग पैटर्न को फिर बर्न आउट करने के लिए वो मशीन उतना नहीं काम कर रही होती। तो क्या होता है कि इस एज में आके, मतलब अब विराट तो तब भी खेल रहा है, बहुत ज्यादा खेल रहा है, पर वो कई चीजों को उसने सब्सिडाइज करा होगा, जैसे कई चीजें जो उसकी बॉडी को सपोर्ट नहीं कर रही होगी, फैट कंटेंट जिसमें ज्यादा होगा, वो चीजें उसने कट डाउन करी होगी। ओके, और एक नेक्स्ट क्वेश्चन ऋत्विक भुवनेश्वर से ही था। सो ऋत्विक वाज आस्किंग कि आईपीएल में एड्स से सिर्फ टीम्स कमाती हैं या फिर प्लेयर्स आल्सो गेट सम पार्ट ऑफ इट? नहीं, टीम से ही कमाती है, टीम्स Okay. को ही मिलेगा। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शुभो रॉय से, कोलकाता से पूछ रहे हैं। ये कोलकाता नाइट राइडर्स के फैन हैं और इनको बोलो बहुत ज्यादा अच्छे। कंसर्न है उनको बहुत ज्यादा कंसर्न है इनकी टीम को लेके कि केकेआर की जो बैटिंग लाइनअप है वो कोलैप्स करती हुई दिख रही है, रन्स नहीं आते हुए दिख रहे हैं लास्ट 3 मैचेस में। क्या केकेआर को चेंजेस करने चाहिए इसमें? डेफिनेटली चेंजेस करने चाहिए, उनको देखना चाहिए कौन से सूटेबल प्लेयर्स है जो अप ऑर्डर खेल सके, अप ऑफ द ऑर्डर खेल सके, और मिडल ऑर्डर में उनको एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग चाहिए बेस। लोअर ऑर्डर का उन्होंने डिफाइन करा हुआ है, रमनदीप खेलता है, रसल खेलता है, और एक दो और प्लेयर है जो उनके पावरफुल हिटर है। हर्षित राणा उसमें भी इन्वॉल्व हो जाता है पावर हिटिंग में। तो उनके पास नीचे हिटिंग के लिए है प्लेयर, पर उनका जो मिडल ऑर्डर कोलैप्स हो रहा है उसमें उनको सोचना पड़ेगा किसको फिट करना है, किसको क्या करना है। जैसे रिंकू सिंह का इतना अच्छा फॉर्म नहीं है, क्या उसको लोअर ऑर्डर में देना चाहिए कि वो थोड़ा अपने फॉर्म को ला सके, क्योंकि उनके एक्सप्लोसिव प्लेयर है, तो उसको थोड़ा नीचे ला के खिला सकते हैं। इसमें फिर जो ऊपर टॉप ऑर्डर है, क्या उनके डोमेस्टिक प्लेयर जो उन्होंने पिक करे हैं उनके पास कुछ है जो ऊपर का ऑर्डर संभाल सके? क्योंकि मेरा ये मानना है कि पिछले साल उन्होंने ओपन कराया नारायण से, वो उनके लिए प्लस पॉइंट रहा, क्योंकि बहुत सालों से नारायण ओपन नहीं कर पा रहे थे केकेआर के लिए, इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे केकेआर के लिए एज अ बैटर। तो नारायण को गौती भाई ने कहा कि आपको एज अ ओपनर सोचना पड़ेगा हमारी टीम के लिए और अपनी बैटिंग पे। इस साल बाकी टीमों ने पहले ही प्लान कर लिया कि अगर नारायण ओपन आएगा उसको क्या बॉल डालनी चाहिए, क्या नहीं डालनी चाहिए, तो वो प्लस पॉइंट को माइनस हो गया, क्योंकि हर बंदा हर साल प्रेप करके आएगा किस बॉल बैट्समैन को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो वो चीज है। और एज अ बॉलिंग यूनिट मेरे को ऐसा फील होता है हर्षित राणा पिछले साल नई बॉल से बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहे, इस साल उनको बहुत लेटर स्टेज पे बॉल्स मिल रही है, तो वो चीज मेरे को डिफरेंशिएट लगता है। और पिछले साल मेरे ख्याल से उनके पास स्टाफ थे नई बॉल से बॉल डालने के लिए, तो एक वो प्लस पॉइंट रहता था, पर हालांकि उनके और रन पड़ते रहते थे, पर एक माइंड ऑफ फ्रेम में रहता था कि यार इसके ये बॉलर अगर ठिकाने पे डाल देगा तो ये विकेट निकाल देगा टीम के लिए। तो वो चीज मेरे को ऐसा फील होता है कि वो चीज बहुत लैक कर रही है इनका। ओवरसीज बॉलर या फिर कोई इंटरनेशनल इंडियन बॉलर होना चाहिए था हर्षित राणा के साथ, जो उसको सपोर्ट कर सके, फिर देन यू कैन प्ले अराउंड विद योर डोमेस्टिक बॉलर्स एंड और अदर बॉलर्स। सिद्धार्थ भाई, एक सवाल है कि फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। बहुत सारे प्लेयर्स के लिए हम ये चीज यूज करते हैं, बट रोहित शर्मा जैसा प्लेयर जब आईपीएल खेलता है और लास्ट 5 सीजन में उनकी अगर हम बैटिंग से परफॉर्मेंस देखें तो बहुत बिलो एवरेज रही है। 300-400 रन के सीजन भी बहुत मुश्किल से दिखे हैं और अभी हार्डली 3 मैचेस में हमें कुछ नहीं देखने को मिला। क्या हम मुंबई इंडियंस जो जीतने पे फोकस करती है, क्या हम मुंबई इंडियंस जैसी फ्रेंचाइज को आगे जाते वाले टाइम में देख सकते हैं कि वो रोहित शर्मा को भी बेंच कर सकते हैं? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता। अगर वो करेंगे तो फिर बहुत बड़ी मिस्टेक है ये चीज करने के लिए कि बट एक परफॉर्मेंस आई डोंट फील लाइक यार परफॉर्मेंस इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्लेयर। इट्स नॉट अबाउट कि यार इट्स अ गारंटी कि आज मैं जाऊंगा तो मैं 100 करूंगा, आज मैं जाऊंगा तो 5 विकेटें लूंगा, आज मैं जाऊंगा तो 50 रन करके आऊंगा या 3 विकेटें निकालूंगा। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। इट्स नॉट श्योरिटी अबाउट कि यार आपको होएगा, या आप अगर बिजनेस स्टार्ट करके करते हो तो गारंटी नहीं होती कि आप 100 करोड़ कमाओगे। जरूरी नहीं है। तो आपको ये नहीं कह सकते एज अ प्लेयर कि आप
कहना बहुत इजी है क्रिटिसाइज करना, और बहुत मुश्किल है किसी डाउनफॉल को आपने कंधा देना। मेरा हमेशा ये मानना रहा है, बी अ पर्सन हु कैन हेल्प यू आउट इन योर डिफिकल्ट सिचुएशन रेदर देन इन हैप्पी पोजीशन। तो मैं हमेशा यही पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ कि यार, कि बंदे को उसके पिछली परफॉर्मेंस या फिर जो उसके साथ हो चुका है उस पे ना बात करे। हैव वी टॉक अबाउट कि रोहित भाई से कि क्या उनको थॉट चल रहा है, किसी के में ये कर्टसी आई, सोचा किसी ने कि रोहित भाई क्या हो रहा है, या फिर सिर्फ यही जाके बोलते हैं कि रोहित भाई आप कर दोगे, रोहित भाई आप कर दोगे। किसी ने पूछा नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो ये अगर जब आप कंसर्न दिखाओगे as a team unit or maybe a sports staff or some owner, then it will be that person will rise up like something है जैसे कहते हैं ना फिनिक्स की तरह आप जाओगे, तो वो चीज हो जाती है। जो अगर आपको वो करेगा तो डेफिनेटली, मैंने बड़े से बड़े प्लेयर देखे, छोटे से छोटे प्लेयर देखे, आप सिर्फ थोड़ी सी उनसे प्यार भरी बातें और या फिर कुछ पूछ लो कि यार क्या हो रहा है, किस रीजन से हो रहा है। हमें नहीं पता कि रोहित भाई किस मोड से चल रहे हैं, किस रास्ते से वो गुजर रहे हैं कि जिसमें उनको ये डिफिकल्टीज दिख रही है। जब तक वर्ल्ड कप चल रहा था या चैंपियंस ट्रॉफी चल रही थी, रोहित भाई का बैट T20 की तरह ठा ठा लग रहे थे और उन्होंने बड़े बड़े रन भी बनाए हैं, ठीक है। पर वो T20 में उनसे नहीं हो रहा कि हैव एनीबडी हैज वेंट ओवर हिम एंड आस्क हिम कि क्या हो रहा है, कि क्या आपका कुछ कोई पर्सनल या फिर मे बी इन क्रिकेटिंग वाइज कि आपको क्या फील हो रहा है, कि आप बैटिंग जाते हुए आपको क्या लग रहा है, तो फिर वो चीज आप पूछ सकते हो। और मेरे को ऐसा फील लगता है रोहित भाई सिर्फ जस्ट वन नॉक अवे, जिस दिन वो एक नॉक खेल देंगे 50 रन की, फिर लगातार उनके आप देखोगे 3-4 इनिंग्स में 100 भी होगा उनका। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे वही वाली मैंने बात बोली कि फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। बट आपने एक बहुत प्यारी सी बात बोली कि थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक इंटरनेशनल प्लेयर के लिए, इतने बड़े प्लेयर के लिए, कि आप उनसे जाके पूछिए क्या ये चीज रोहित शर्मा जैसे प्लेयर को इम्पैक्ट कर सकती है कि वो इम्पैक्ट प्लेयर की तरह यूज होते हैं, अब वो फील्डिंग करने नहीं आते हैं। तो क्या एक बड़े प्लेयर के माइंड में ये चल रहा है कि यार मैं 20 ओवर फील्डिंग भी नहीं कर पा रहा अपनी टीम के लिए? यार ये तो जो स्पोर्टिंग स्टाफ है, ये उनका थॉट प्रोसेस है, ये क्यों करा है उन्होंने। पर एज अ पर्सनल वाइज मैं जाऊंगा तो मैं अगर होता उस टीम में तो डेफिनेटली रोहित भाई को 20 ओवर फील्डिंग में जरूर रखता। बिल्कुल, हम भी देखना चाहते हैं क्योंकि रोहित भाई को फील्डिंग में। क्योंकि मेरे को ऐसा फील लगता है कि जब जो हिंदुस्तान की कप्तानी इतने साल से कर रहा है, जिसने इतने ट्रॉफीज जिता दिया आफ्टर माही भाई, ठीक है, और आईपीएल के इतनी ट्रॉफीज जिताई है, देयर इज अ सम ब्रिलियंट माइंड बिहाइंड हिम। जो उनका थॉट प्रोसेस है ड्यूरिंग द ग्राउंड, वो अलग ही चलता है। तो अगर वो बंदा हार्दिक के साथ रहेगा तो वो मुंबई इंडियंस एकदम राइज करेगी और ज्यादा, मेरे को ऐसा फील होता है। तो इट्स अ पर्सनल थिंकिंग कि आई फील लाइक रोहित भाई शुड बी इन द इम्पैक्ट, सम अदर प्लेयर यू कैन डू इम्पैक्ट एंड ऑल दोस थिंग्स, पर आई फील लाइक कि रोहित भाई होने चाहिए, आई फील इन बिल्कुल पर्सनल वे। पर कई बारी क्या होता है कि आपको डोमेस्टिक इंडियन बॉलर्स खिलाना है, तो आपको डोमेस्टिक प्लेयर ही इंडियन हटाना पड़ता है, तो वो चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। बिल्कुल। सिद्धार्थ भाई, अगला क्वेश्चन है दिव्येश का, जो जानना चाहते हैं आपका एक्सपीरियंस कैसा था बॉलिंग दैट 10th ओवर इन द फाइनल अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जो आपने बॉल किया था। क्या चल रहा था आपके दिमाग में उस टाइम पे, क्या थॉट प्रोसेस था उस फाइनल ओवर में, अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में? यार डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि जब आप वर्ल्ड कप खेल रहे होते हो कि और 19 साल 18 साल के और 17 साल के बच्चे हो आप, उस टाइम पे आप खेल रहे हो, एक तो आपको पता नहीं होता कि क्या आप चीज कर रहे हो, आपको बस ये प्यार होता है कि क्रिकेट खेल रहा हूँ यार, मैं तो कंट्री की शर्ट पहनी है, जर्सी पहनी हुई है, तो वो चीज एक डिफरेंट होती है फीलिंग। वो जब ओवर डालने के लिए मेरे को विराट ने दिया, उससे पहले डिस्कशन भी हुई, तन्मय की हुई, जड्डू की हुई कि किसको ओवर डालना चाहिए था, क्योंकि सबके ओवर का कोटा खत्म हो चुका था, मेरा ओवर बाकी था, और ऑप्शन ये भी आया था कि बीच में कि किसी और को भी करा देते हैं। उस थॉट प्रोसेस में फिर
विराट और तन्मय ने ये डिसाइड करा, नहीं जो स्पेशली बॉलर है, जो करता है अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने पंजाब के लिए, उसको बॉल देंगे। तो उसमें मेरा नाम आया। तो एक तो थॉट प्रोसेस ये था कि यार मेरे को बाउंड्रीज नहीं देनी, और बॉल गीला हो चुका था उस टाइम पे, बारिश होके हटी हुई थी, और 19 रन चाहिए थे उनको साउथ अफ्रीका के, और उनके बैटिंग पड़ी हुई थी। ये नहीं था कि टेल एंडर्स खेल रहे थे। पानिल अच्छी बैटिंग कर रहा था, उनका विकेट कीपर अच्छी बैटिंग करता था, उसके बाद एक और बैट्समैन आना था, और फिर बाद में उनकी टेल स्टार्ट होनी थी। तो मतलब एक थॉट में था कि यार मेरे को बस ये सोचना कि जितना कम हो सके उतनी कम बाउंड्रीज दूं और अपना नॉर्मल वो करूं। तो जब स्टार्ट हुआ तो डेफिनेटली नर्व्स थे, पर माइंड फ्रेम में ये था कि मेरे को अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है, मेरे को यॉर्कर्स जो मेरी है वो मेरे को एग्जीक्यूट करनी है। पर गीला इतना बॉल था तो इतना ज्यादा नहीं ट्राई कर सकता था यॉर्कर्स, अगर एग्जीक्यूट नहीं हुई तो वो फुल टॉस में हो जाएगी, जो हालांकि मेरे को एक विकेट दिलाई थी। पानिल की मैंने अराउंड द सम्स आके बॉल फेंका था यॉर्कर फेंकने के लिए, उसने फुल टॉस बॉल फ्लिक करा तो वो स्क्वायर लेग के हाथ में कैच आउट हुआ। तो मतलब एक कई बारी होता है ना, लक आपके साथ फेवर में चल रहा होता है, तो आप कुछ और करना चाहते हो पर वो कुछ और होता है, पर आपको वो रिजल्ट मिल जाता है। तो वो चीज हुई। तो डेफिनेटली यार इतने बड़े मंच पे आप पहली बार वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए हो, और पहली बार आप अंडर 19 टीम में सिलेक्ट हुआ था। उससे पहले जितने भी टूर हुए थे बाकी लड़के खेल चुके थे, मैं नहीं खेला था, तो नर्व्स तो थे। पर मैंने बस ये सोचा था कि जिंदगी बार बार मौका नहीं देती, जो आया है उसको पकड़ लो एक हाथ से। तो हमेशा मैंने ये सोचा कि इट्स डू और डाई सिचुएशन, यू हैव टू डू इट। क्योंकि अगर मौका दिया, अगर ऊपर वाले ने लिखे है हमारी कोई किसी कलम से हमारी लाइफ, तो डेफिनेटली कुछ अच्छी चीज ही लिखी होगी। तो वो चीज के हिसाब से मैंने अपना बेस्ट दिया, और वर्ल्ड कप हम जीत के लेके आए। तो वो एक मतलब मेरी लाइफ में मतलब एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रह चुका बिल्कुल, बहुत ही मजा तो आ स्पेशल गया था, मोमेंट था। है। मजा तो आ गया था। ऐसा लग रहा था मैं अभी विजुअलाइज कर रहा हूँ वो मोमेंट, अभी वो फिर से वापस देख रहा हूँ। नहीं वो तो मेरे को भी हो रहा था बिफोर जब मैं बोल रहा था। सो ओके, बिफोर वी रैप अप, एक लास्ट क्वेश्चन है अभी चोपड़ा जी का नोएडा से। अभी चोपड़ा जी का नोएडा से है क्वेश्चन ये कि हु आर योर टॉप 4 टीम्स ऑफ दिस सीजन एंड व्हिच इज योर ड्रीम फ्रेंचाइज यू वुड हैव प्लेड अंडर? यार टॉप 4 का चलो बाद में आंसर देते हैं। ड्रीम टीम टू प्ले फ्रेंचाइज, मेरे को मैंने आपको पहले ही बताया, सीएसके एंड सीएसके। मुंबई इंडियंस। क्योंकि जो उनका ओवरऑल टेक केयर और जो उनका जो थॉट प्रोसेस है एज अ प्लेयर को ग्रोथ कराने का, वो बहुत डिफरेंट है यार बाकी फ्रेंचाइजी टीमों से। तो डेफिनेटली वो चीज को मेरे को ऐसा लगता है कि वो है। और और टॉप 4 टॉप टीम्स 4 बता दो फिर। यार पिछली बार 5 ही बताई थी, एक वही 5 रख लो। आपकी हर एक हर हफ्ते हफ्ते के बाद 4 चेंज टीम। हुआ कुछ आपका उसके अंदर? अह, अभी तो हाफ वे जाने के बाद थोड़ा समझ में आएगा कि एक्चुअली टॉप 4 कौन सी हो हाफ सकती है, वे लेकिन अभी भाई, तो हर हफ्ते असल चेंज में होगी हाफ सबकी वे टॉप 4। में, हाँ तो मेरा आप रखे डीसी पंजाब, डीसी पंजाब, सीएसके, कैसे सीरियसली हो गए हम सब लोग सुनना चाह रहे हैं, देख रहे हैं कि ओहो क्या ही, क्या अगला नाम कौन सा आएगा? देवी और सज्जनों बने रहिए हमारे साथ चौथा नाम जानने के लिए। हैदराबाद। हैदराबाद। लेट्स सी, होपफुली ये टीम रहे। और लेकिन देखते हैं, अभी एक हफ्ते बाद फिर से चेंज हो सकती है। तो सिद्धार्थ भाई ये 5 में नाम आरसीबी। आरसीबी। वो 5 आरसीबी के पीछे 5वें नंबर पे रह जाती है वैसे भी। नहीं प्लेऑफ के वो दरवाजे बताऊं पे क्या, आते आते कई बार रुक भी जाती मेरे है। को बताऊं क्या डाउट है कि जो जब तक हम पहुंचेंगे ना, उसमें सिनेरियो बताऊं क्या है, जो टीमों को प्लस पॉइंट लेना है अपने होम ग्राउंड से, वो स्पिनिंग ट्रैक बन जाएंगे, तो वो हम्म। बहुत चेंजेस आएंगे। उस चीज के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ,
क्योंकि बहुत चेंजेस आने वाले हैं जब दे आर गोइंग टू प्ले 3 to 4 गेम्स कंटिन्यूअसली इन देयर होम ग्राउंड। अभी क्या हो रहा है, एक मैच Right. खेलते हैं, एक मैच कहीं और खेलते हैं, एक कहीं और खेलते हैं, फिर एक खेलते हैं। बहुत रेयर हुआ है कि जो एक ही ग्राउंड में खेल रहे हैं। आप देखो एलएसजी क्या खेली, पहले अपना होम ग्राउंड उनका लखनऊ है, उससे पहले गुवाहाटी खेल रहे थे ठीक है, फिर उससे कोलकाता कोलकाता आज खेल रहे हैं या कब खेल रहे हैं वो, कोलकाता किधर खेल, आज आज तो कुछ खेल, आज खेलेंगे। आज हैदराबाद और कोलकाता का। हैदराबाद और कोलकाता का। हाँ हैदराबाद कोलकाता है। तो मतलब सिर्फ मेरे ख्याल से जो एक बैटिंग बेल्ट रहेगी, मेरे को तो नहीं कभी लगी बैटिंग बेल्ट, पर लोगों को लगता है कि वो बैटिंग बेल्ट है हैदराबाद वाली विकेट, वही एक स्टेबल रहेगी। बाकी आप देखना बहुत चेंजेस होंगे। आप देख लो कल के मैच में, आरसीबी के मैच में बॉल कितना डाइवर्ट हो रहा था, डिफरेंट चल रहा था बॉल, कभी रुक रहा था, कभी चढ़ रहा था, या फिर कभी कटते जा रहा था। तो फिर आप ये चीज नोट कर सकते हो कि जब जब अपने होम ग्राउंड में जो ज्यादा खेलेगी उसको अपने होम ग्राउंड से एडवांटेज कैसे लेने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेरे एक को ऐसा लास्ट फील होता है, हमेशा सीएसके अपने होम ग्राउंड में बहुत ज्यादा फायदे लूटती है, और मुंबई इंडियंस। अब लास्ट क्वेश्चन, अब जाते जाते आरसीबी का नाम ले ही दिया पिछले मैच का, तो मोहम्मद सिराज वर्सेस आरसीबी, आप तो उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर चुके हो, आपको पता चल रहा होगा कि यार उनकी फीलिंग क्या होगी इस टाइम पे। और मोहम्मद सिराज की परफॉर्मेंस जो आई है, 3 विकेट हॉल जो निकाला है, मतलब अलग लग रहे हैं मोहम्मद सिराज आफ्टर दैट चैंपियंस ट्रॉफी में उनको जब नहीं लिया गया, बट ऐसा लग रहा है कि बहुत फ्रेश है अब, और ज्यादा पम्प्ड अप लग रहे हैं टू प्रूव हिमसेल्फ। नहीं, प्रूव करने की तो जरूरत ही नहीं है मोहम्मद सिराज को। ही इज वन ऑफ द बेस्ट दी आफ्टर बुमराह और शमी भाई के साथ वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन टीम इंडिया। तो उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि यार क्रिकेट इतनी ज्यादा हो गई थी उसकी कि उसको रेस्ट पीरियड ही नहीं था। आप देखो कंटिन्यूसली कब से खेल रहा है, टेस्ट मैच भी खेल रहा है, न्यूजीलैंड के साथ खेला, फिर इधर बांग्लादेश आई, बांग्लादेश के साथ खेला, फिर ऑस्ट्रेलिया जाके खेला, फिर ऑस्ट्रेलिया से फिर इधर आए, फिर खेला फिर वो अपना T20 के लिए गया हुआ था, फिर मतलब ऐसे ऐसे वो जाता ही रहा। कभी उसको ब्रेक थोड़ी मिली एक लॉन्गर रन के लिए। तो जब लॉन्गर रन पे आपको ब्रेक मिलती है, आप रिफ्रेश होते हो, आपकी बॉडी रीगेन करती है एनर्जीज, आप स्ट्रेंथनिंग पे जाते हो, आप अपनी जो वीकनेस होती है उसको बेटर करते हो, बॉलिंग पे और थोड़ा वर्क करके आते हो, तो डेफिनेटली आपका एक ऑरा बनता है और आपकी पेस भी बढ़ती है और आपको पता होता है कि यार मेरे को क्या करना है। तो मेरा ये नहीं मानना था कि कभी भी उसने कोई प्रूफ करने के लिए, हाँ डेफिनेटली अगर 5 साल पहले अगर बात करेंगे मोहम्मद सिराज की, उसको प्रूव करना था मोहम्मद सिराज को। अब मोहम्मद सिराज एक नाम बन चुका है आने वाले बॉलर्स के लिए कि यार मेरे को मोहम्मद सिराज जैसा बॉलर बनना है यार, उसकी तरह ये करना है, उसकी तरह वो करना है, उसकी तरह एक्शन करने हैं जब विकेट मिलेगी। तो वो चीजें है सारी, मेरा हमेशा यही मानना रहा है। तो डेफिनेटली आप पिछले इतने साल एक टीम के लिए दिल से खेले हो, सब कुछ परफॉर्म करा है, सारा कुछ करा है। हाँ जब वो नहीं पिक करते तो थोड़ा तो बंदा इमोशनल होता है, पर अब दूसरी टीम के लिए खेल रहे तो उसके लिए भी वो उतना ही परफॉर्म करना चाहेगा जितना आरसीबी के लिए करा है उसने। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ भाई, मजा आया इस बार भी, फिर से कुछ और बहुत नई नई चीजें। विनम्र को भी बहुत सारा ज्ञान मिला होगा, जो आके अपने टीममेट्स और अपने दोस्तों को बांटेगा भी। फिलहाल वो बोलेगा कि देखो ऐसा ऐसा होता है, तुमको नहीं पता होगा, मैं बड़े बड़े लोगों में बैठता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा ज्ञान दिया थैंक यू सिद्धार्थ सो भाई मच। ने। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। क्लास विद द मास्टर क्लास वाली आज फीलिंग आई है। थैंक यू सिद्धार्थ भाई। यस, काश मैं बन सकूं। चलो थैंक यू सो मच। एंड अगर सब लोगों को, अगर ये आपको अच्छा लग रहा हो कॉन्वर्सेशन, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना, सिद्धार्थ भाई को भी करना है, क्रिकेट स्टडी को भी करना। और हम आते रहेंगे हर वीक आपके पास और नए नए एपिसोड लेके, आपके सारे क्वेश्चन लेके सिद्धार्थ भाई के पास, बिकॉज इट्स ऑलवेज बेटर टू कॉल एन एक्सपर्ट, सो वी कॉल। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ भाई। थैंक यू सो मच। सी यू, काट। बाय।